हेलो। हेलो, एमएससी प्रीवियस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 4। जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी उनकी किसकी वजह से होती है और क्या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रीज होते हैं, है ना। ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि चिरेलिटी क्या होती है ना। तो क्या होता है चिरेलिटी इन अ मॉलिक्यूल। हमने पाया कि जब कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको कंपाउंड में कहते हैं कि वो कार्बन चिरल है, या ये कहें कि वो उसका चिरल सेंटर है ना। अब क्या होता है कि जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर चिरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो उनकी जो इमेज होती है वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है ना। या हम ये कहें कि उन कंपाउंड्स के या उन मॉलिक्यूल्स के अंदर चिरलिटी होती है। तो चिरलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि चिरल सेंटर होना ज़रूरी है किसी मॉलिक्यूल में, यानी कि जो जिन कंपाउंड्स में चिरल सेंटर प्रेजेंट होगा या चिरल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो एनेंशियोमॉर्फ्स शो करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एनेंशियोमॉर्फ्स होते क्या है ना। तो अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर चिरल सेंटर प्रेजेंट होता है और वो चिरल सेंटर प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो जो कंपाउंड्स हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, यानी कि वो जो हैं पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करते। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका एग्जाम्पल है मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड में जैसा कि आप देखें इसमें 2 सेंटर्स हैं ऑप्टिकली एक्टिव, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। इसमें ये वाला कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, OH, H, COH और एक पूरा ग्रुप ये। तो यानी कि ये वाला कार्बन क्या हुआ ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। इसी तरह जो ये नीचे वाला कार्बन है ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, OH, H, COH और ये ऊपर वाला ग्रुप। तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यानी कि जो टार्टरिक एसिड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर 2 ऑप्टिकली सेंटर्स प्रेजेंट हैं, या ये हम कहें 2 चिरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था जब हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से हम इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये। होता क्या है जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो वो 2 इक्वल हाफ्स में मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकता है, जिसमें एक पार्ट डेक्स्ट्रो होता है और एक पार्ट लीवो होता है, और दोनों के पास क्योंकि सेम ग्रुप्स हैं तो दोनों ही बराबर अमाउंट से इनका स्पेसिफिक रोटेशन जो है इक्वल होता है। लेकिन साइन अपोजिट होने की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, या हम कहें इंटरनली कंपनसेशन हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर चिरल सेंटर तो है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये तो एग्जाम्पल है ऐसे कंपाउंड का। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर चिरल कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि उनकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। तो इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 2,3 पेंटाडाइन, 2,3 पेंटाडाइन ये रहा कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है जिसके अंदर कोई भी असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, या हम कहें इसके अंदर कोई भी चिरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं लेकिन उनके अंदर चिरल सेंटर नहीं है, तब उनको हम कहते हैं डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, इनके एग्जाम्पल्स हैं एलीन्स, स्पाइरेंस एंड डाइफिनाइल्स, जिनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझिए कि ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेकिन उनके अंदर चिरल सेंटर नहीं प्रेजेंट होता, और फिर भी तो उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनको डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और इनके ये एग्जाम्पल्स हैं ये एलीन्स, स्पाइरेंस एंड डाइफिनाइल्स। अब पहले पढ़ते हैं हम वो कंपाउंड्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं और जिनके अंदर चिरल सेंटर प्रेजेंट है ना। तो पहले सबसे हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि सिर्फ एक वन चिरल सेंटर, चिरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये है हमारा, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, CH3, हाइड्रोजन, OH और COOH, है ना। तो क्योंकि ये असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है या हम कहें चिरल सेंटर, चिरल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसकी अगर हम मिरर इमेज देखें, है ना, तो ये इसकी इधर मिरर इमेज है। तो इसकी मिरर इमेज जो है इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगी और इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और एक फॉर्म अगर D है तो दूसरी L होगी, यानी कि ये 2 फॉर्म्स में रहेगा। अब इस ऐसे, और एक क्या होगा, एक रेसिमिक मिक्सचर होता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? अगर हम D और L दोनों को इक्विमोलर मिक्सचर बना दें तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल अप कर देंगे और कंपाउंड जो है मिक्सचर जो है वो असिमेट्रिक हो जाएगा, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे पेयर्स को जो कि एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हों, इनको हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमॉर्फ्स बोलते हैं या एनेंशियोमेरिक पेयर्स बोलते हैं। इनकी क्या क्वालिटी होती है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इसके अलावा इनकी केमिकल रिएक्शन सेम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है। डिफरेंस कहाँ आता है? सिर्फ इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका अमाउंट तो सेम है ना, वो सेम एंगल से स्पेसिफिक रोटेशन तो सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। D वाले का पॉजिटिव होगा और L वाले का नेगेटिव होगा। तो दोनों मतलब सेम एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा, दोनों जो है प्लेन, पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को जो रोटेट करेंगे, लेकिन एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो इसीलिए अगर हम दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर बना दें तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल अप कर देंगे और मिक्सचर हमारा कैसा बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक चिरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो एक एनेंशियोमेरिक पेयर देगा, जिसका कि एग्जांपल जैसा आपके सामने है ये है लैक्टिक एसिड। जो ये एनेंशियोमेरिक पेयर्स होते हैं ये इनका रिएक्शन रेट सेम होता है, सेम कंपाउंड्स के साथ, सेम रिएक्टेंट्स के साथ में, लेकिन अगर वो जो रिएक्टेंट जिससे इनकी रिएक्शन हो रही है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है दोनों का, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनेंशियोमॉर्फ्स की कि एनेंशियोमॉर्फ्स क्या होते हैं या एनेंशियोमेरिक पेयर्स क्या होते हैं। और ये उसका एग्जाम्पल है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक चिरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डिसिमिलर चिरल सेंटर प्रेजेंट हैं,
दो या दो से ज़्यादा, अगर चीरल सेंटर और वो सेम नहीं होने चाहिए, डिसिमिलर हो, नॉन इक्विवेलेंट हो, तब हम उनको तब वो कंपाउंड्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स में अगर n नंबर ऑफ चीरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं तो वो 2 to the power n नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स देंगे। कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर n चीरल सेंटर प्रेजेंट हैं तो वो 2 to the power n ऑप्टिकल आइसोमर्स देंगे, और उनके 2 to the power n minus 1 2 to the power n minus 1 this इतने नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर देगा, और इतने ही नंबर ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशंस हमें मिलेंगे ऐसे कंपाउंड्स के। अब इसको आप एग्जांपल से समझो, है ना। जैसे कि एग्जांपल है हमारा 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, और 2 3 दो जगह पे ब्रोमीन है तो 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें कितने चीरल सेंटर हैं? 2 चीरल सेंटर हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, यानी कि एक से नहीं है। इसमें ये वाला कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, COH से जुड़ा हुआ है, और एक इससे जुड़ा हुआ है। और इसी तरह जो नीचे वाला कार्बन है ये ब्रोमीन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, CH3 से जुड़ा है, और इससे जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही कार्बन एक दूसरे से डिफरेंट है ना। खुद तो असिमेट्रिक हैं ही, चीरल सेंटर तो 2 चीरल सेंटर हैं और दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो नंबर ऑफ n इजिकल टू क्या हो गया? 2, n इजिकल टू 2 हो गया तो कितने पेयर देगा? 2 to the power n, यानी कि 2 to the power 4, दैट इज 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें मिलेंगे, है ना। तो अब देखो वो कौन कौन से होंगे। एक तो ये पेयर होगा 1 and 2 का, जिसमें कि ब्रोमीन दोनों सेम साइड पे हैं। एक होगा ये जिसमें कि ब्रोमीन दोनों कार्बन्स पर अपोजिट साइड पे हैं, या यूँ कहें हाइड्रोजन दोनों साइड पे अपोजिट साइड में है ना। तो ये 2 एनेंशियोमेरिक पेयर मिलेंगे। अब 4 एनेंशियोमॉर्फ्स मिल गए, और एनेंशियोमेरिक पेयर कितने मिलेंगे? 2 to the power n minus 1, दैट इज 2 minus 1, दैट इज 1, 2 to the power 1 दैट इज 2। तो 2 एनेंशियोमेरिक पेयर मिलेंगे। एक तो ये रहा एनेंशियोमेरिक पेयर, एक ये है ना। एक तो 1 और 2 का एनेंशियोमेरिक पेयर हो गया, एक 3 और 4 का हो गया। तो ये 2 हमें एनेंशियोमेरिक पेयर मिलेंगे। तो इस तरह। अब इसके अलावा देखो इसी में एक चीज़ और मिलेगी, इसी तरह रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर किस किस का मिलेगा? जब 1 और 2 का होगा, 1 और 2 का जो इक्विमोलर मिक्सचर होगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा, दूसरा जो इसका होगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो इस तरह हमें 2 रेसिमिक मिक्सचर मिलेंगे, 1 and 2 का एंड 3 and 4 का। इसके अलावा एक चीज़ और इस कंपाउंड में मिलती है, वो है देखो डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? वो किसी कंपाउंड के वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है ना, लेकिन वो उनका कन्फिगरेशन डिफरेंट है, एटलीस्ट एट 1 कार्बन एटम। कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स किसी कंपाउंड के जिसमें एक चीरल सेंटर पर कन्फिगरेशन डिफरेंट हो, तब हम उसको कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। जैसे कि इसमें देखें 1 और 3 ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है ना। तो ये कैसे हो गए? ये डायस्टीरियोमर्स हो गए। क्यों? क्योंकि किसी एक कार्बन पे डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कन्फिगरेशन इसका सेम है, इसका सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है आपस में, तो ये कहलाएंगे डायस्टीरियोमर्स। इसी तरह 2 और ये
ये भी डायस्टेरियोमर 2 and 4, 1 and 3, 2 and 4, ये आपस में 2 and 3, ये भी हो गया। इसी तरह 1 and 4, ये भी हो गया। तो इस तरह 4 डायस्टेरियोमर्स हो गए, जिनमें कि एक चीरल कार्बन का कम से कम एक चीरल कार्बन का कन्फिगरेशन डिफरेंट है। तब हम इसको बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स, जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं होते। दूसरा, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? जो डायस्टेरियोमर्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है, लेकिन जबकि जो एनेंशियोमर्स होते थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती थी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी डिफरेंट होती हैं डायस्टेरियोमर्स में, जबकि ऑप्टिक एनेंशियोमर्स में ये सेम होती थी। तो इसीलिए जो डायस्टेरियोमर्स हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, तो इनको हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये क्रोमेटोग्राफी से और डिस्टिलेशन से, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे, तो इस तरह इनको हम क्रिस्टलाइजेशन से, तो ऐसे डिफरेंट फिजिकल मेथड से भी इनको सेपरेट किया जा सकता है। सेकंड चीज, ये जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और रिएक्शन रेट डिफरेंट होता है विद द सेम रिएजेंट। मतलब किसी रिएजेंट के साथ इनका रिएक्शन रेट डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। जबकि एनेंशियोमर्स में क्या होता था, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल रिएजेंट्स के साथ सेम थी, सिर्फ किसके साथ डिफरेंट थी, अगर रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव है ना। जबकि डायस्टेरियोमर्स में सिंपल रिएजेंट्स के साथ भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, रिएक्शन रेट डिफरेंट होता है, तो इनको केमिकल सेपरेशंस के द्वारा भी सेपरेट किया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, तो इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जो कि हमारे हैं ये डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा। और फिर बात आती है, एक और चीज़ इसमें यूज़ होती है, इरिथ्रियोज एंड ट्रियोज। ये टर्म जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में ही यूज़ होती है। और कब यूज़ होती है? ये तब यूज़ होती है अगर दो असिमेट्रिक सेंटर्स, दो असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हैं और उन पर दो सेम ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं, तब हम उनको बोलते हैं इरिथ्रियोज। अगर सेम ग्रुप, जैसे कि देखो इसमें ये OH दोनों कार्बन पर सेम साइड पे हैं, इसमें भी दूसरी कार्बन पर दोनों OH सेम साइड पे, सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो इनको हम बोलते हैं इरिथ्रियोज। और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे हों, जैसे कि इस पर OH इस साइड पे है, इस पर OH इस साइड पे है ना, इसी तरह ये इसकी मिरर इमेज, इसका OH इस साइड पे है, इसका OH इस साइड पे है, तब हम इसको कहते हैं ट्रियोज। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और इनको हम टेट्रोजोज में पाए जाते हैं ये, और इनको हम ट्रियोज और इरिथ्रियोज के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ बहुत ऐसे शॉर्ट नोट्स में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इरिथ्रियोज से आप क्या समझते हो, और ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में ही यूज़ होता है। ठीक है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि चीरल सेंटर क्या होते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर चीरल सेंटर प्रेजेंट है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। दूसरे ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर चीरल सेंटर नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और
फिर ये डिपेंड करता है कि वो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा, ये डिपेंड करता है कि कितने चिरल सेंटर हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हैं या चिरल कार्बन कितने मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो उतने ही उसी हिसाब से 2 to the power n के हिसाब से हमारे आइसोमर्स देगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा। ठीक है, ओके, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक्स।